बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, हुकूमत मौशी चैलेंजेस से निपटने और मौशी अहदाफ के हुसूल के लिए हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करती हुई मुसलसल तौर पर नज़र आ रही है। उसकी काविशें भी हमें नज़र आ रही हैं। हुकूमत को अभी आए हुए हम सब जानते हैं कि चंद माह ही हुए हैं, लेकिन हुकूमत डे फर्स्ट से ही, पहले दिन से ही इस बहुत बड़े चैलेंज से भी अच्छी तरह से आगाह थी और उसको ये भी पता था कि मईशत को किस अंदाज में आगे लेकर चलना है। यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल, बहुत कठिन फैसले किए गए, लेकिन ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि हम IMF के फ्रेमवर्क में हैं, उसी दायरे-कार में लेकर फैसले किए जाने थे। अब इन फैसलों के समरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक आना शुरू हो गए हैं। रुपए की कदर आप देख रहे हैं वो मुस्तहकम है कई माह से। फिर आप देख रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में भी हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है, वो भी मुस्तहकम है। बरामदात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज ही की सूरत हाल ले लीजिए, नफसियाती हद को उसने अबूर किया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि जो हमारे माशी अशारिये हैं वो मस्बत जानिब गामजन है। यही नहीं बल्कि आलमी इदारे भी पाकिस्तान की इन काविशों के हमें मुतरफ नज़र आ रहे हैं। अब बात यह है कि जो मौशी चैलेंजेस हैं वो अभी मौजूद हैं। हुकूमत उनसे नबर्द आज़मा है, अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेकर चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट जो इस वक्त दरपेश है वो सियासी रवैये हैं, वो सियासी मुहाज़राई है, वो सियासी चपकलिश है, वो ज़ाती अनात की मफादात की जंग है जो मुसलसल मौशी इस्तेहकाम की जानिब हमें जाने से ना सिर्फ रोक रही है बल्कि टेक ऑफ करने के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी हवाले से बात करेंगे, अपने एक्सपर्ट से उनकी ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौसी साहब, सजाद अनवर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, मेरा पहला सवाल आपसे, मौशी चैलेंजेस के दरमियान सियासी बयानियों की भरमार हम देखते हैं। क्या सियासी मफादात के लिए सियासी टकराव माशी अहदाफ के हुसूल में एक बड़ी रुकावट है? शुक्रिया नाज़िया। जो आपका सवाल है उसका जवाब तो है हाँ। देखें, जब आपकी जो मईशत मुस्तहकम होती है उसकी बुनियाद ही सियासी इस्तेहकाम और मुल्क के इस्तेहकाम होता है। अगर आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा तो आपके मुल्क के अंदर मईशत जो है वो बेहतर तरीके से परवान चढ़ेगी, क्योंकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगा, लोगों के ज़राए आमदन जो है वो बढ़ेंगे, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी तो आपके मुल्क के ज़र मुबादला के ज़हायर बढ़ेंगे, ज़र मुबादला के ज़हायर बढ़ेंगे तो आपका एक्सटर्नल जो डेफिसिट होता है उसको फिल करने के लिए आपको कहीं से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे हम IMF के पास जा रहे थे, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, एशिया तरक्याती बैंक के पास जा रहे होते हैं, ये सारी ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। अब जो मौजूदा हुकूमत है उनके आने के बाद एक आपकी मईशत की सिमत जो है वो मुतय्यन कर दी गई है। PDM के दौर से कर दी गई थी, अब उसके समरात आने शुरू हो गए हैं कि आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि आपके जो बरामदात का जो हदफ रखा गया था पिछले बजट में $30 अरब, वो हमने पूरा कर लिया है। रेमिटेंस जो है वो भी $30 अरब के करीब आपके पहुंच चुके हैं और आपकी दरामदात जो है वो कम हो रही हैं और वो उसी के अंदर रह रही हैं जितनी आपकी बरामदाद है और जितनी आपकी रेमिटेंस है, ताकि आपका करंट अकाउंट खसारा जो करो। और हर महीने हमारा जो ज़र मुबादला के ज़हायर हैं वो सरप्लस में जा रहे हैं। फिर महंगाई की जो शरह है वो भी 35% से कम होके अब कुछ पिछले दिनों में बजट के बाद कुछ बढ़ी है, 11% पे भी आ गई थी, अब 20-22% पे आई हुई है, लेकिन फिर भी 35 से वो काफ़ी कम हुई है। जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है वो बढ़ रही है। तो जो एक एलिमेंट पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हो चुका है PTI, उनका मसला सिर्फ यही है कि मुल्क को एक इंतशार में और बेयकीनी की कैफियत में रखें ताकि जो सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं वो मुअत्तल रहें। और वो हमेशा अपने ज़ाती मुफादात को देखते, चाहे वो हुकूमत के अंदर चाहे वो अपोजिशन में हो। जब वो हुकूमत में थे तो बानी PTI को उस वक्त ऑफ़र की जाती थी कि आप बैठें हमारे साथ बैठ के कोई मिसाक़े मेशत कर लें, लेकिन वो नहीं ये बात सुनते थे। बल्कि अपने दौर के अंदर जब वो DGISI से बात करते थे तो वो DGISI उनको अगर कहते थे कि भी इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मैशत, तो कहते थे नहीं, मेरे मुखालफिन सबसे बड़ा मसला है। तो उनके लिए सिर्फ अपनी ज़ात से बढ़ के कुछ नहीं था, आज उनकी पार्टी के लिए भी उनके बानी PTI से बढ़ के कुछ नहीं है। माजी की रवायत देख लें, अब देख लें कि कहाँ पे वो IMF की डील ख़त्म करके गए, फिर डील को ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन के बाद वो IMF के बाहर जाके एहतजाज कर रहे थे, IMF को ख़त लिख रहे थे कि पाकिस्तान को कर्जा मत दें। लेकिन IMF जब पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने जो अपनी माशी पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से किया हुआ था, उनके सारे अहदाफ जो थे उनको पूरा किया हुआ था, तो उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बहुत आसानी के साथ हो गया, कोई मुश्किल पेश नहीं। और इस महीने जो उम्मीद है कि उनका बोर्ड जब बैठेगा तो पाकिस्तान के लिए जो ग्रांट है उसकी मंजूरी हो जाएगी। तो वो नहीं चाह रहे पाकिस्तान तरक्की करे। उनके आप देखें हमेशा उनके बयानात ही यही होते हैं कि एटम बम गिरा दें, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। अब वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अच्छा आप हमें पैसे नहीं देंगे,
वफाक हमारे, तो हम फिर आपको जो सरप्लस का वादा हमने किया IMF को दिखाना है कि सूबे देंगे, तो वो हम नहीं करेंगे। और ये पहले भी इन्होंने धमकी दी थी PDM के दौर के अंदर भी, और अब भी ये उसी धमकी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सूबे में कुछ किया तो है नहीं। ये वफाक के पैसों के ऊपर चलना चाह रहे हैं। वफाक देंगे तो इनका सूबा जो है वो कोई काम कर लेगा, वरना ये तो यूनिवर्सिटी की ज़मीनें भी बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को बंद कर रहे हैं। जो टीचर्स के लिए पॉलिसी लाए थे कि टीचर्स की भर्ती करनी है, वो पॉलिसीज़ भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। सरमायाकारी ये कोई नहीं लेके, 18वीं तरमीम के बाद ये बराह रास्त सरमायाकारी ला सकते थे, ये कोई नहीं लेके आए। बिजली इन्होंने कहा था हम मुफ्त पैदा करेंगे, वो कोई नहीं कि 10 साल लगातार इन्होंने उसी सूबे के अंदर काम किया। तो मसला सिर्फ एक ही है कि मुल्क को इंतशार और उसमें मुब्तला रखें ताकि मुल्क तरक्की ना कर जाए और इनका प्रोपेगेंडा ना बिक जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, IMF समेत जो दीगर इंटरनेशनल रेटिंग के जो इदारे हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान की रेटिंग को भी अपग्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो मौशी काविशें हैं उसको भी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो सियासी इस्तेहकाम है उस पर भी खासा जोर दिए हुए हैं। अच्छा देखें, ये मेरे लिए बड़ी आसानी है नाज़िया कि मुझसे पहले जब बात करती है शनीला तो आदाद व शुमार की पूरी कहानी बयान कर देती है, तो उस पर, और मेरी कमज़ोरी ये है कि आदाद व शुमार मैं उस तरह से प्रेजेंट कर नहीं सकता, लेकिन आज तो ख़ास तौर पे ये बड़ी मेहरबानी हुई कि इन्होंने ये वो बात कर दी। बात पता क्या है, आखिरी स्टेटमेंट जो इनका था वो था मुशीर ख़जाना के बारे में, जो KPK का है, और उसने ये कहा कि आप फिर सरप्लस हम नहीं दिखाएंगे और फिर भूल जाएं कि आप ले सकते हैं IMF से जो अब नया पैकेज ले रहे हैं 37 माह का, 35 माह का या 3 साल का जो ले रहे हैं, तो वो आपको फिर भूल जाएं उसको। और ये बात भी कह दी गई कि इससे पहले भी उन्होंने यही किया था। फिर वो जो उनका वज़ीर ख़जाना था इमरान खान के दौर का, उसके टेलीफोन भी पकड़े गए, वो चीज़ें भी सामने आ गई कि उन्होंने क्या साजिश की थी। ये साजिश है क्या? इस साजिश की पहला मरहला था 2014, जब आपने धरने दिए और पाकिस्तान जो इक्तिसादी राहदारी और इक्तिसादी शाहराह पर दौड़ने लगा था उसको रोकना। उसका दूसरा मरहला था 2018, जब PTI की हुकूमत बनवाई गई और बनी, और उसने बाय डिज़ाइन पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। फिर अल्लाह का करम ये हुआ कि ये सारी साजिशें नाकाम हुई और इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और ये इक़्तिदार से हट गए। लेकिन इक़्तिदार से हटने के बाद भी अपना एजेंडा इन्होंने नहीं छोड़ा। मैं बार बार कहता हूँ कि इनका एजेंडा क्या था। इनके 2 एजेंडे थे, पाकिस्तान के आइन की तबाही, ख़ात्मा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के जो अकायद से ताल्लुक़ रखता है हिस्सा उसका, उसमें अल्लाह की हाकमियत भी है और ख़त्म नबूवत भी है, इसका ख़ात्मा और पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत का ख़ात्मा। ये दोनों काम उस वक्त तक हो नहीं सकते जब तक पाकिस्तान डिपेंडेंट ना हो जाए इक़्तिसादी एतबार से। इसलिए ये काम किया जा रहा था। अब इनकी हुकूमत गई, उनके बाद दूसरी हुकूमतें आईं, तो उन हुकूमतों ने काम किया और उनके काम करने के नतीजे में हमारी मईशी इक़्तिसादी हालत क्या है वो अभी शनीरा ने बता दिया। अब इसका आखिरी, यानी वो नहीं होता कि एक आदमी आखिरी दमों पे जो होता है, यानी उस वक्त कहते हैं कि वो जब रात ख़त्म होने लगती है तो शम्मा फड़फड़ाने लगती है, तो इस वक्त इनकी फड़फड़ाहट आपको नज़र आ रही है, इसलिए कि एजेंडा कामयाब हो गया। और एजेंडे की कामयाबी की ज़मानत क्या है और उसकी अलामतें क्या हैं? एक अलामत ये है जो अभी उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस हुई, उससे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ में मैं नहीं कह सकता कि इससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हो। ये, और वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट फिर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू से मिलती है, जिसमें उन्होंने ये कहा, एक तो ये बताया कि फितनातुल खवारिज जो है हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, कैसे नहीं छोड़ेंगे? उसका मयार क्या मुकर्रर कर दिया गया है? उसका मयार है पाकिस्तान का आइन, ठीक है, उसका मयार है इस्लामी शरीयत। ठीक। तो जो इसको चैलेंज करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और कैसे नहीं छोड़ेंगे?
आइन की बात करने का मतलब क्या है? आइन की बात करने का मतलब ये है कि ये लोग जो पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। इनके साथ हमारी जंग है। हम पाकिस्तान के आइन को भी अपहोल्ड करेंगे, इस्लामी शरीयत को भी अपहोल्ड करेंगे ठीक है। और इन सारी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। ठीक है सजाद साहब, सर सियासी बयानियों की हमें भरमार नजर आ रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमत के मौशी दुरुस्तगी के सम जो इकदाम हैं उसको डीरेल करने की ये एक तरह से कोशिश की जा रही है, काविशें हैं? नाज़िया साहबा, ये जब से पीटीआई का फिनोमेना, जब से उनका लाहौर का जलसा हुआ और दर्दों की सियासत उन्होंने शुरू की, जी। तो पाकिस्तान ने दो बड़े मसाइल फेस किए उसके बाद। एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन था और दूसरा पॉलिटिकल मेल्टडाउन जो उन्होंने करने की कोशिश की। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब 2019 में एक जो इंडिकेटर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसका इंटरनेशनल जो सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जो है 192 मुल्कों में इंसानी तरक्की के हवाले से 161वें नंबर पे था। और 2019 के ही एक मुसाबकती इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान जो था वो 140 ममालिक में 110वें नंबर पे था। तो ये जो बदस्तूर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो था और जो इक़्तिसादी तौर पे गलत फैसले थे, जो कि इनकी जो इंस्टॉल की गई गवर्नमेंट, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाने के बाद, उसके बाद जो पाकिस्तान ने ये दो बड़ी मुश्किलात फेस की हैं और जो कि अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। खा बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त समझ में जा रही हैं, कुछ इशारे दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन आपने सुना कि अभी शनीला साहबा ने कहा कि 11% पे आ गई थी महंगाई, जो कि अब फिर दोबारा इंक्रीज होके 22-23% पे, 24% पे चली गई है। तो उसकी वजह ये है। और आलमी जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस मामले को किसी तरीके से, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसको डील करना चाहिए। इसमें रुकावट, बॉटल नेक सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की सेल्फ सेंटर्ड और खुद गर्जी पे मबनी, और हो सकता है कि उसके पीछे कोई और भी कॉन्स्पिरेसी हो, क्योंकि उनके ज़हूर में आने के बाद पीटीआई का जो एक सियासी रोल जब से बना है, पाकिस्तान संभल ही नहीं सका। और पाकिस्तान को संभलने के लिए इस फतूर को मैं समझता हूँ कि एक तरफ दहशतगर्दी का मामला है और दूसरी तरफ ये जो सियासी इंस्टेबिलिटी पीटीआई ने क्रिएट की हुई है, इसको हम जब तक न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते और जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर की तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिल के पीटीआई को एंगेज नहीं कर लेते। देखें, इसके बहुत सारे फोरम्स होते हैं। पार्लियामेंट एक फोरम है, पार्लियामेंट के बाहर एक फोरम है और बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बानी चेयरमैन से शुरू करते हैं और उसी पे बात ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो एक तरह से एग्जॉस्ट कर दिए। तो बदकिस्मती है इसमें से, जब तक हम नहीं निकल सकेंगे हम इसी तरह मुश्किलात का शिकार रहेंगे। और ये सियासी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और इसमें अगर रुकावट है तो वो सियासी बयानियाँ हैं जो कि आपने दुरुस्त फरमाया थोड़ी देर पहले। इनसे निजात हमें उसी वक्त ही मिलेगी जब एक तरफ हम जैसे पब्लिक को सहूलतें ये मौजूदा गवर्नमेंट दे रही है और हमारे अशारिये बेहतर हो रहे हैं, एक तो मैसेज मुआशी तौर पे जाएगा और जी। दूसरा सियासी तौर पे भी एक बड़ा पैगाम जो है वो इन बाकी सारी कुव्वतों को पीटीआई की हकीकत को समझते हुए एक बड़ा पॉलिटिकल आंसर क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, अब अभी हम बात करें मुल्क की मईशत के हवाले से। जी सजाद साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं बाबर साहब की जानिब बढ़ रही हूँ। बाबर साहब, ये जो हम मईशत की बेहतरी की बात करते हैं, इसके इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है? क्या अपोजिशन में इसका कोई किरदार नहीं है? अपोजिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। देखें, जब हम बात करते हैं मुल्क की इस्तेहकाम की या ममालिक की या किसी भी मुल्क की तरक्की की, तो उसमें तो हुकूमत के साथ साथ जो भी अपोजिशन जमातें होती हैं उन सब का किरदार होता है। देखें,
जो अपोजिशन है उसका मकसद ये होता है कि जो हुकूमत कोई गलत फ़ैसले कर रही है, गलत पॉलिसीज़ अपना रही है, उसके ऊपर तनकीद करना, उनकी दुरुस्तगी के लिए बात करना। लेकिन जब मुल्क के लिए हुकूमत बात कर रही हो, जब मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए बात कर रही हो, देखें आप तो 2022 में अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बनते तो आप तो डिफ़ॉल्ट कर जाते, और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते तो फिर आपके साथ क्या होता। आपके सामने बहुत से ममालिक हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और आज उनका हाल आपके सामने है। तो इसलिए आप इस वक्त जो बात है, जो अपोजिशन और जो हुकूमत की बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो परसों जो है वो उलमा मशाइख से जो खिताब करते हुए कहा कि मैं तो मईशत ठीक करने के लिए मुझे कहीं पे भी किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए जाना पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आएँ अपनी तजावीज़ दें, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए अब देखें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको बेहतर कर लिया जाए। अब देखें सियासी अदम इस्तेहकाम का जिस तरह शनीला ने कहा कि मुआशी अदम इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के साथ बहुत ताल्लुक़ है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, और इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। आप देख लें कि जिन ममालिक में भी पार्लियामेंट्री ये जो है डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आप देखें कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होता मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता, क्योंकि उनका आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखें तो जो अपोजिशन है वो हट धर्म है, वो चाहती है कि किसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ जाए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो जिस तरह सजाद साहब ने कहा कि मुआशी इशारिये जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि फिर जिस तरह महंगाई की शरह इन्होंने भी कहा कि अब बढ़ गई है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको बहुत से ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनकी वजह से जो है वो ना सिर्फ वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। कल से आपने देखा है कि जैसे ही IPPs का जो वायदा हुआ है जमात इस्लामी के साथ, आपने देखा हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बेहतरी की जानिब गई है। तो अब तो होना ये चाहिए कि जो इस वक्त अपोजिशन है उनको ये सोचना चाहिए कि आप छोड़ दें कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म, आप एक मिनट के लिए छोड़ दें। आप समझें कि यहाँ पे जो है वो स्टेट की हुकूमत है और स्टेट ही जो है सारा कुछ कर रही है, और आएँ अपनी पार्लियामेंट में आएँ, अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि जी इस वक्त अगर आप देखें तो जो अपोजिशन है उनके पास क्या एजेंडा है, सवाए एक एजेंडा के कि जी आपने इमरान खान को कैसे रिहा करना है और उसके साथ साथ हमारी जो स्पेशल सीट्स हैं वो कैसे मिलनी है। इनके अलावा भी लोगों के बहुत से मसाइल हैं। लोगों को ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि ख़वातीन ने आके असम्बली में कोई रोल प्ले करना है या उनको इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा, उनको इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अगर उनको कंसर्न है तो वो चाहते हैं कि पेट्रोल की प्राइस कम हो, वो चाहते हैं कि बिजली के बिल ठीक हों, वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, वो चाहते हैं हेल्थ का सिस्टम ठीक हो, जिनका उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है। ये चंद लोग हैं, चंद इशराफियाँ हैं जो डिजिटल मीडिया पे आके और सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं। नाज़िया बात ये है कि इनको तो वो काम करना चाहिए अपोजिशन को कि जो तामीरी हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये वो अपोजिशन है जो वाकई कुछ करना चाहती है। लेकिन अपोजिशन का तो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क किसी तरीके से सही डगर पे ना चल जाए। अगर सही डगर पे चल गया तो उसका क्रेडिट मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट को जाएगा। तो इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि जी मुल्क जो है वो ठीक नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए, और लेकिन मुल्क बिल्कुल ठीक होगा, मुआशी इशारे भी बेहतर होंगे, और आप देखिएगा कि यही अपोजिशन कल को कहेगी कि जी हमसे गलती हुई है। ठीक है नौशाद साहब, सर क्या मुल्क की तरक्की की खातिर, मुल्क की इस्तेहकाम की खातिर, मुल्क की माशी तरक्की की खातिर क्या हम गलतियों को दरगुजर करके आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ वही है जिसकी तरफ डॉक्टर फारूक साहब कह रहे थे, इशारा कर रहे थे। जब आपका मकसद जो है वही बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो फिर आप यकीनन अपने मकसद की तरफ गामजन रहते हैं। देख लीजिए कि बावजूद इसके कि उनके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, अपोजिशन की जो अहम सियासी जमात है उसका चूंकि एजेंडा ही मुख्तलिफ है। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा एक थोड़ा सा हटकर बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए इमाम मस्जिद जो नबवी के हैं, हमारे वो आए हुए हैं आजकल मस्जिद नबवी के इमाम जो हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा इस्लाम ये पाकिस्तान ना का ना जो इस्लामी ममालिक में और उम्मत मुसलमा में एक ख़ास तरह का एक अपना एक इनफरादी जो हैसियत है, एक बड़ी अहम हैसियत है पाकिस्तान की। वो अहम हैसियत किस बात से है? वो अहम हैसियत बेसिकली आपका एक वाहिद इस्लामी मुल्क का जो एटमी ताकत होना है, वही आपकी एक इनफरादी हैसियत है। और आपकी जितनी भी आपके दुश्मन हैं, आपके मुखालिफ हैं, वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी ये जो एटमी ताकत होना है,
ये उनके लिए मसला है और इसको रोल बैक करना चाहते हैं। अब इसको रोल बैक करने की राह में रुकावट क्या चीज है? इसकी राह में रुकावट आपकी पाक अफवाज हैं और आपकी जो जो मेन जो आपकी कोर है, जो आपकी आइडियोलॉजिकल कोर है, वो है। उसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी मईशत को कमजोर किया जाए, आपको दोजानू ले जाया जाए, आपको मजबूर किया जाए कि आप अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाए, जिस पर आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी अफवाज पाकिस्तान और वो सियासी जमातें जो ये समझती हैं इसकी अहमियत को भी और इसकी इसकी अफादियत को भी, वो इस पर तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से आप आज तक उस चीज को होल्ड कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है आपके ऊपर मुसल्लत की गई है, इसका भी मकसद यही है। ये जो आपके ऊपर माशी दहशतगर्दी मुसल्लत करने की जाने की कोशिश की जाती है, इसका मकसद भी यही है। आप पे जो नजरियाती या आइडियोलॉजिकल दहशतगर्दी आपके यहाँ की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, इसका मकसद भी यही है। सो मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की वो जो इनफरादी हैसियत या अहम होना, वो आपसे छीन लिया जाए। और उसको छीनने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसके अंदर ये सारे एजेंडाज लेकर आगे बढ़ते हैं। और जिस की तरफ फारूक साहब इशारा कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अहम है कि ये जो जो आपकी इंटरनेशनल ताकतें हैं, जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपकी दुश्मन ताकतें हैं, वो मुख्तलिफ हीले बहानों से आपके यहाँ मुकामी सतह पर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो मुकामी दहशतगर्दी के फैसिलिटेटर्स हों, चाहे वो सियासी फैसिलिटेटर्स हों, चाहे वो मुआशी तौर पर आपको कमजोर करने वाले फैसिलिटेटर्स हों। तो ये सारे लोग मिलकर इन तमाम हरबों से सिर्फ और सिर्फ ये मकसद हासिल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो उसकी इनफरादी अहम हैसियत है वो उससे छीन ली जाए। इस्लाम वाहिद इस्लामी एटमी ताकत जो है, इस्लाम या मुसलमानों से जो वो डरते हैं या वो उनको तकलीफ है, वो इस एटमी कुवत होने की है। इसको वो रोल बैक कराना चाहते हैं और उसके लिए फिर मुख्तलिफ तरह के काम किए जाते हैं। और उसी के ऊपर बाज हमारे जो आप अनजाने में या जानते हुए बाज ताकतें जो हैं उसका जो है हिस्सा बनती हैं, वो सियासी इंतशार पैदा करती हैं। क्योंकि सियासी इंतशार जो है वो मुआशी कमजोरी पैदा करता है, और मुआशी इस्तेहकाम ना हो तो आप इन चीज़ों को अपने साथ होल्ड नहीं कर सकती। आपकी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन जो अफवाज है उनमें शामिल नहीं रह सकती। आपका मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए वाहिद उम्मीद पाकिस्तान जो है, जो उनके लिए जो उम्मीद रखता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और वो आगे नहीं बढ़ेगा तो बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं उनके लिए भी ढारस खत्म हो जाती है। सो इसलिए मेरी नज़र में ये जो जितना भी यहाँ पे सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, मुआशी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, डिजिटल इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, या इन तमाम चीज़ों को दहशतगर्दी के जुमरे में ले जाए, तो ये सारी तमाम तरह की दहशतगर्दी जो है वो पैदा करने का वाहिद मकसद ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए। एटमी प्रोग्राम नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है वो लीडिंग पोजीशन में नहीं रहेगा, उसकी अहमियत वो नहीं रहेगी। आज इसराइल अगर आपसे डरता है तो उसकी एक वाहिद वजह आपका एटमी प्रोग्राम है, आपकी पाक अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान है, जिससे वो डरता है। सो मेरी नज़र के अंदर ये तो तमाम लोग इस तरह के उसके एजेंडाज के ऊपर काम करते हैं, और जो इन फॉरेन एजेंडाज के ऊपर काम कर रहे थे उनका मकसद पाकिस्तान में इंतशार, सियासी इंतशार पैदा करके रखने का मकसद इस पर अमल पैरा है। हुकूमत जानती है कि जो एजेंडाज हैं जो कि माशी इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावट है, हुकूमत उनको भी जानती है, चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब इसी हवाले से हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ मुसलसल हमें एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से नज़र आ रही है वो सबके सामने है। अगर हम बात करें PTI की, तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि सियासत में जो मुहाज़राई की कैफियत है वो उन्होंने बर्पा किए रखी है। बदकिस्मती से उनका नाम इस मामले में सर फहरिस्त आता है। हुकूमत को मुसलसल धमकियाँ देना और हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की मुसलसल काबिश उनकी जानिब से जारी है। PTI की जानिब से मुसलसल ही कहा जा रहा है कि वो JUI के साथ मिलकर और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत वक्त को एक टफ टाइम दे सकती है, मगर टफ टाइम देना तो दरकनार उनके अपने अंदर इत्तेहाद का बहुत बड़ा फुकदान पाया जाता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से कोई मस्बत जवाब PTI को मौसूल नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत से बयानात जो PTI के रहनुमाओं की जानिब से दिए गए हैं उस पर भी वो हमें खासे नाला नज़र आ रहे हैं। उनके साथ जो मुज़ाकरात होने वाले थे वो भी डेडलॉक का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं। मामला कहाँ जा रहा है उसी पर हम बात करेंगे। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही से उनकी इस हवाले से राय लूँगी। पार्टी सतह पर PTI और JUI में मुज़ाकरात की कोशिशें, क्या हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इन जमातों का सियासी एजेंडा एक हो सकता है? अच्छा, आपके सवाल का जवाब है नहीं। देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान है ना, वो एक सियासी सोच रखने वाले सियासतदान हैं।
और वो सियासत में हमेशा मुफाहमत का जो रास्ता उसको खुला रखते हैं, वो अपने ऑप्शन कभी भी ख़त्म नहीं करते, और वो सियासत के अंदर तशद्दुद के अंसर के हामी भी नहीं है। दूसरी साइड पे जो एक जमात है वो हमेशा इंतशार, तशद्दुद और फितना फसाद के ऊपर यकीन रखती है, वो सियासी सोच नहीं रखती, वो सियासी जमातों के साथ बैठना पसंद नहीं करती। मौलाना फजल रहमान ने कभी भी, मैंने बयान देख रही थी, वो कह रहे थे कि मुफाहमत का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने ये भी बात कही कि मुल्क के हालात अभी इतने ख़राब नहीं है, मिल बैठ के उसको हल किया जा सकता है। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो उनको अपने कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने तो देंगे नहीं। फिर मौलाना फजल रहमान जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इलेक्शन के ऊपर ही है ना, और कहाँ पे केपीके के अंदर, तो केपीके के अंदर तो पीटीआई जीती हुई है, तो गिला तो उनको पीटीआई से है कि आपने वहाँ पे धांधली करके मेरी सीट्स ख़राब की हैं। पहले भी ये मौलाना फजल रहमान के पास गए, इन्होंने मौलाना साहब को कहा कि जी हम असेंबलियों से, उनको क्या किया है कि हम असेंबली से इस्तीफे दे देंगे, बाहर आके अपने बयान से मुकर के। तो जिस पार्टी को यू टर्न लेने की आदत होगी उसके साथ मौलाना फजल रहमान कैसे चलेंगे। फिर पीटीआई जो है उसका वन एजेंडे के ऊपर चल रही है कि जी बानी पीटीआई को रिहा करें, उसके केसेस ख़त्म करें, 9 मई के जो लोग हैं उनके केसेस ख़त्म करें। 9 मई के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब के क्या मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है, सबको मालूम है। वो इसको रियासत के खिलाफ बगावत समझते रहे हैं, वो ये कहते रहे हैं कि जिन लोगों ने बगावत की है उनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो वो अवामी मसले के लिए तो आ नहीं रहे हैं, ना वो अवामी प्रॉब्लम के लिए मौलाना साहब के पास जा रहे हैं। वो तो जा रहे हैं कि जी हुकूमत चली जाए, या हमारे बानी पीटीआई बाहर आ जाएं, या हम सबको रिलीफ मिल जाए। तो मौलाना और इसके लिए वो तशद्दुद का रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे जब उनको ज़रूरत पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान ऐसा नहीं चाहेंगे, वो मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, वो मुफाहमत पे यकीन रखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों जमातें आगे चल के जाके किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक हो सकते हैं, क्योंकि इनके साथ जो महमूद अचकज़ई साहब चल रहे हैं वो अभी तक तो वो इनके साथ मुत्तफिक नहीं हो पा रहे, तो मौलाना साहब कहाँ पे होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी शनीला ने भी कहा कि मौलाना साहब की जो मतमई नज़र है, तर्ज सियासत है, नज़रिया सियासत है, वो बहुत मुख्तलिफ है पीटीआई से। तो फिर पीटीआई को क्या होप है उनसे कि वो बार बार उनकी जानिब जाते हैं और इत्तेहाद की बात करते हैं, बल्कि मुज़ाकरात की भी बार बार बात करते हैं? देखिए, जब आप अपोजिशन को अडॉप्ट करते हैं, अपना फैसला करते हैं कि मैंने अपोजिशन में बैठना है, तो फिर आप अपोजिशन पार्टियों से कोई ना कोई रब्त ज़ब्त आपका होता है। ये जो अभी शनीला ने कहा ना कि आप कोई ना कोई खिड़की खुली रखते हैं, इम्कान रखते हैं ताउन का, तो एक संजीदा सियासी शख्सियत और सियासी कुव्वत ये ज़रूर करेगी ये काम, तो लिहाजा ये हो रहा है। लेकिन जैसे कहा गया, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का इख्तिलाफ क्या है? पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का इख्तिलाफ वहाँ से शुरू होता है जब बयानी पीटीआई लंदन में एक मुसलमान पाकिस्तानी मेयर के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करते और एक ज़ायनिस्ट को जाके सपोर्ट करते हैं। यहाँ से उनका इख्तिलाफ शुरू होता है। उनके इख्तिलाफ की दूसरी कड़ी क्या है? उनका इख्तिलाफ आइन पर है। मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी जमहूरियत के प्रचारक हैं, उन्होंने जद्दोजहद की है 1977 के बाद, जब उनके वालिद फौत हुए हैं, 78-79 में फौत हुए हैं, तो उसके बाद से वो मुसलसल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है और उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है और पीटीआई पार्लिमानी जमहूरियत की बिसात लपेटना चाहती है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात 73 के आइन के बानियों में से है। उनके वालिद डिप्टी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे 73 की उस असम्बली से जिसने आइन बनाया, तो लिहाजा मौलाना मुफ्ती महमूद जो हैं वो 73 के आइन के बानियों में से हैं। ठीक है। और पीटीआई इस आइन की बिसात लपेटना चाहती है, तो इनका आपस में कैसे हो सकता है? फिर मौलाना फजल रहमान के सियासी नज़रियात हो सकते हैं, उसके साथ 100 तरह के आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, JUI के साथ भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन JUI पाकिस्तान की दिफाई हैसियत पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, वो दुरुस्त बात है कि वो देवबंदी हैं, ये दुरुस्त बात है कि जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान के, उनसे एक देवबंदियत का उनके साथ रिश्ता ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान ही हैं जो उस दहशत गर्दी और पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के दरमियान एक बफर हैं। ठीक है। और उन्होंने हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत की है, उसकी कमर तोड़ी है, जबकि पीटीआई और उसके बानी पाकिस्तान को दहशत गर्दी के हवाले कर देना चाहते हैं, उसका इंतज़ाम किया है
और एक बड़ी तादाद दहशतगर्दों की ला के बिठाई है, जो इस वक्त हमारे लिए चैलेंज है। ठीक ये वही चैलेंज है जिसके खिलाफ आर्मी चीफ ने अभी बात की। ठीक है नौशाद साहब। सर, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ इन दोनों जमातों का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या जो तर्ज सियासत है उस पर रोशनी डाली है। एक बात ये भी है कि जिस अंदाज में जो अलकाबात, जो अल्फाज इस्तेमाल करती रही है पीटीआई मौलाना साहब के लिए, ये सब कुछ भूल भुला के क्या इनकी कदरें मुश्तरक हो सकती है? क्या ये सेम पेज पर आ सकते हैं किसी भी तौर पर? देखिए, अगर मामला सिर्फ अलकाबात की हद तक होता तो मैं समझता हूं कि जो मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासी बसीरत है, वो शायद इस चीज़ की इजाज़त दे देती कि ये अगर मामला अलकाबात की हद तक होता तो वो शायद अग्री कर जाते। लेकिन असल मसला ये है कि जो ग्रीवियंस मौलाना फजलुर रहमान का है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो किसी और से नहीं है। तो अगर वो जब ये बात कहेंगे कि जनाब केपीके के अंदर जो धांधली की गई है, बल्कि धांधला किया गया था, जो एक्चुअली वो जो धांधला किया गया था, जब उसकी तहकीकात शुरू होंगी तो केपीके की जो एक ही खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। इसलिए उनके दरमियान कहीं पर कोई चीज इस मामले के अंदर कोई सेटलमेंट हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि मैं आज जो ये मैंने पहले सेक्शन में भी जो बात की है, आपको याद होगा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, सबसे पहले इस जमात ने और मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी उसके जमात के होते हुए के तौर पर सबसे पहले ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल फॉरेन फंडेड जमात है, ये फॉरेन एजेंडा पे काम करती है। और जब इस तरह का मामला आ जाए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की जो डॉक्टर साहब ने आपको माजी बताया है, उसके पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी ऐसी सियासी जमात के साथ बैठे या सो कॉल्ड ऐसे ग्रुप के साथ बैठे जो फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा आइन और पार्लिमानी सियासत की बात की है। वो इस तरह की जो इंतशारी सियासत है या ये जो जो कोई डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इस तरह की दहशतगर्दी या तालिबान को लाकर वापस उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले इस तरह के मामलात में वो किसी सूरत उस ऐसे ग्रोह का साथ नहीं दे सकते। ये जो एंगेजमेंट है जो कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, दरअसल ये उनकी अपनी एक सियासी जो प्रिंसिपल है या असूल है कि वो घर आए मेहमान को या उनका दरवाजा खटखटाने वाले को वो वहां से वापस नहीं भेजते। वो उनके साथ बैठते हैं, उन्हें चाय वाय पिलाते हैं, पिलाने के बाद उन्हें रुखसत कर देते हैं, ये कहकर के अच्छा देखते हैं, बात सोचते हैं, क्योंकि यही सियासत और सियासत का वतीरा होता है कि जो सीजन सियासतदान है वो इस तरह की जो चपकले शिया आपस में वो टकराव या तसादुम की कैफियत पैदा नहीं करता। वो अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां खुले रखता है, वो बैकडोर भी खुले रखता है। तो मेरी नज़र में जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है वो मुमकिन नहीं है। वो खासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम से उन्हें किसी सूरत मिल नहीं सकता, मौलाना फजलुर रहमान से भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये अलकाबात का मामला नहीं है, ये आइडियोलॉजीज का मामला है, ये एक दूसरे की सियासत, तर्ज सियासत का मामला है। और ये उस जो इख्तलाफ का मामला है जो मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के अंदर जो जो पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम के खिलाफ है, ये उसके फर्क का मामला है। सो इसलिए मैं नहीं समझता मैं कि सजाद साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी, टाइम ज़रा मुख्तसर है मेरे पास। सजाद साहब, सर आपको हम देख रहे हैं कि पीटीआई की मुसलसल ये काविश है कि जेयूआई को इंगेज किया जाए, कमेटी की तश्कील करने की बात हो रही है, मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। क्या आपको लगता है ये काविशें पीटीआई की जानिब से यकतरफा हैं? क्योंकि मौलाना साहब तो हमें खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, अभी जो हालिया बयान आया असद कैसर के भाई का, और इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनके बयान पर वो खासे नाला हैं। तो ये जो पीटीआई की जो काविशें हैं, क्या कहीं ये यकतरफा तो नहीं है? दूसरी जानिब से तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनको। आप दुरुस्त कह रही हैं किसी हद तक, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान से पिछले 3-4 महीने पहले मुल्तान में पूछा गया था कि आप तो इनको यहूदी एजेंट कहते थे, आज आप इनके साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ने एक कदम पीछे हट के कहा था कि वो एक सियासी बयान था। यानी मौलाना साहब ने एक रास्ता बनाने की कोशिश तो की थी एक वक्त में पीटीआई के साथ, क्योंकि जब ये 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए थे तो जहां पीटीआई एक लूजर पार्टी के तौर पे सामने आई थी, उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान के पास भी कोई ऑप्शंस नहीं बची थी। ना वो बलूचिस्तान में कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा सके थे, सिंध से उनको तवक्कुआत थी, वहाँ 0 सीट मिली, पंजाब से भी कुछ नहीं मिला, और पख्तूनख्वा जहाँ वो वजीर आला बनना चाह रहे थे वहाँ से वो वाइप आउट ही एक तरह से हो गए।
तो उन्होंने सारा अपना शिकस्त का जो था ना एक मलबा, वो एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे गिराने की कोशिश की। और वो पीटीआई उस वक्त इसी तरह का पीटीआई का बयानिया था, दोनों करीब हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन ये रोमांस आगे नहीं बढ़ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप देखें कि इश्तराक के कितने पहलू हैं और इख्तलाफ के कितने पहलू हैं, तो जो इख्तलाफी पहलू हैं वो ज़्यादा हैं इश्तराक के पहलुओं से। मसलन इश्तराक का पहलू एक ये था कि दोनों धांधली के ऊपर बात कर रहे थे, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर बात कर रहे थे, ये उनके दरमियान एक इश्तराकी पहलू था। और इख्तलाफी पहलुओं की एक लंबी लिस्ट है। उसमें क्या था कि उनको कैसे कैसे अलकाबात से नवाजते थे पीटीआई वाले, कितनी जहरीली गुफ्तगू करते थे उनके बारे में। खुद उनके हल्के से जो साहब एमएनए बने, उनको वज़ीर आला केपी बना दिया गया। फिर उसके बाद उनके बारे में जो पीटीआई का बयानिया था वो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा अग्रेसिव था। अच्छा, इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में क्या मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इन सारी जो पीटीआई की तरफ से उनके साथ रवैया रहा है उसको कैसे वो भूल सकते थे? उसके ऊपर पीटीआई को भी कुछ पीछे हटने की ज़रूरत थी, जो कि वो नहीं हटे उस तरह से। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो एक यकतरफा एक दोस्ती उसी तरह की करना चाह रहे थे जैसी वो महमूद खान अचकजई के साथ है, क्योंकि पीटीआई की एक ख्वाहिश थी कि ये जो नैरेटिव है अपोजिशन का, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट में बदला जाए और बहुत सारे लोगों को साथ में लाया जाए। तो वो पॉसिबल नहीं है, सिवाय महमूद खान अचकजई के कोई उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। जमात इस्लामी ने लाल झंडी दिखा दी उनको। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मजीद फासले पे जा रहे हैं। तो ये रोमांस बिल्कुल नहीं जी जी चलने वाला, ना कोई ये उनके साथ कभी अलायंस हो सकेगा उनका। ठीक है। अभी मैं बाबर नौशाद साहब साहब से ने सर उनकी राय ले लूँ इस हवाले से सर। जी ठीक, बाबर साहब हुकूमत के लिए किसी भी किस्म का कोई ख़तरा बन सकता है अगर अगर ये इत्तेहाद बन भी पड़ा तो? देखिए, अननेचुरल सा इत्तेहाद है और सारे जितने मेरे कोलीग्स हैं उन्होंने सब बता दिया है। अब बात देखें कि मौलाना फजलुर रहमान अगर पीटीआई से इत्तेहाद करने की बजाय अगर ये ख़ुद ये एजेंडा लेकर चलते कि जी धांधली हुई है और मेरी जमात के साथ हुई है, और मेरा ख्याल था उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता, उनके साथ और भी लोग शायद मिल जाते। लेकिन अब देखें कि एक ऐसी जमात के साथ एक की सोच जो है उनका अगर आप मंशूर पढ़ें तो वो मगरब है और एक का मंशूर पढ़े तो मशरक़ है, दोनों के मंशूर ही आपस में नहीं मिलते। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी? अभी देखें बुग़्ज़ मुआविया में दोनों इकट्ठे हुए हैं। अभी जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, अगर उनसे आप सवाल कर लें कोई इस तरह का इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान के हक़ में, तो अभी तो वो उस पर भी अपनी राय नहीं देते कि मुझे क्या राय देनी चाहिए, अभी तक तो कन्फ्यूज़्ड है। और मौलाना फजलुर रहमान जितने डॉक्टर साहब ने बात की है, संजीदा और कितनी अच्छी गुफ्तगू करने वाले, जहांदीदा, और उसके साथ साथ आप देखें एक पॉलिटिशियन है, वो मौलाना से ज़्यादा एक सियासी लीडर हैं, क्योंकि जो वो मजहबी एक वो टच ज़ाहिर है वो सियासी जमात को दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा वो मॉडर्न आदमी है। जिस तरह अगर उन्होंने पता नहीं ये किसके कहने पे ये चीज़ें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सारी जो इनको हटाने की जो तहरीक थी, पीडीएम को लाने की जो तहरीक थी, उसके बानी रुए रवान जो थे वो मौलाना फजलुर रहमान थे। और वो 14 महीनों की हुकूमत जो थी वो उन्हीं के मरूने मिन्नत, उन्होंने मरीम नवाज़ के साथ मिलकर पूरी क़यादत की, पीडीएम को लेके आए, सारा कुछ किया। अब अगर हार भी गए थे तो इनके कोलिशन पार्टनर्स थे, नून लीग इनकी कोलिशन थी, पीपल्स पार्टी इनकी कोलिशन थी, वो आते इनके साथ बैठते। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इनके पास गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की इनके घर गए, गिले शिकवे होते, इनसे कहते कोई चीज़ें आपको चाहिए, हुकूमत में कोई पार्टिसिपेशन चाहिए होती, आप लेते। लेकिन बात यह है कि आप पूरे के पूरे इलेक्शन को आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर आप इस तरह करें कि जितनी सीटें आपके पास है, जो आप बलोचिस्तान में या KPK में उनसे रिज़ाइन दे दे, लेकिन इत्तेहाद होता नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है अल्टीमेटली ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुझे पुराने इत्तेहादियों के पास जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम एक्सपर्ट्स का, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।